Hello children. So today we are going to start with chapter 7 of class 5 by Galaxy Publication. So let's start with me the grasslands, prairies. First of all we will talk about introduction part. Most grasslands on the earth are located in the temperate zone. सबसे ज़्यादा हमारा जितना भी grassland का एरिया होता है वो कहाँ पर located होता है? Temperate zone में. Between 23 north and 66 1.5 north in the northern hemisphere. कौन से hemisphere में? Northern hemisphere में. Between latitudes and in the southern hemisphere. Right? तो ये southern hemisphere में भी पाया जाता है और northern hemisphere में भी. These grasslands are known as temperate grasslands और इनको हम किस नेम से जानते हैं? Temperate grasslands के नेम से जानते हैं. The grasslands are known by different names in different parts of the world. जितनी भी हमारी grasslands होती हैं उनको हम अलग अलग एरियाज में अलग अलग नेम से पूरे वर्ल्ड में जानते हैं. Steppes in Eurasia, prairies in North America, pampas in South America, वेल्ड्स इन अफ्रीका एंड द डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया. तो इसमें कुछ अलग अलग कंट्रीज़ के नेम हैं जिस नेम से हम वहाँ पर उनको जानते हैं. साउथ अमेरिका में पैम्पस कहते हैं, नॉर्थ अमेरिका में प्रेयरीज कहते हैं, अफ्रीका में वेल्ड्स कहते हैं एंड ऑस्ट्रेलिया में हम इनको डाउन्स के नाम से जानते हैं. राइट चिल्ड्रन, लेट्स कंटिन्यू विद द अनदर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. वी विल डिस्कस अबाउट prairies. What is prairie? So, what are prairies? Prairies means the treeless grassland lying in the center of the North America. जितना भी हमारा treeless grassland area होता है North America का, उन्हें हम prairies कहते हैं. They are extensive grasslands and have a humid climate with very fertile soil. यहाँ के अगर हम grassland की बात करें और climate की बात करें तो वो बहुत ही humid होता है एंड जितने भी हमारे ग्रासलैंड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव होते हैं एंड यहाँ की जो सॉइल होती है वो बहुत ही फर्टाइल होती है. राइट चिल्ड्रन, द लैंड हेयर इज़ ईदर फ्लैट और हिली. जितना भी हमारा लैंड एरिया होता है या तो वो फ्लैट होता है या फिर वो हिली एरियाज होते हैं. फ्लैट लैंड्स हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द सिल्ट ब्रॉट डाउन द माउंटेन्स बाय रिवर्स एंड विंड्स. जितना भी हमारा फ्लैट लैंड एरिया होता है वो किससे फॉर्म होता है? जितना भी हमारा रिवर्स और माउंटेन एरिया का जो डाउन पार्ट होता है ये उससे मिलकर बनते हैं. राइट, नाउ वी विल मूव अहेड विद द क्लाइमेट टॉपिक. द प्रेरीज हैव हॉट समर्स एंड विंटर्स आर क्वाइट कोल्ड. अगर हम प्रेरीज की बात करें तो जो समर एरिया होता है वो बहुत ही हॉट होता है एंड जो विंटर सीजन होता है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है. रेन अकर्स मोस्टली इन स्प्रिंग. जो रेन एरियाज होते हैं या रेन पड़ती है तो वो हमारी कब होती है? स्प्रिंग सीजन में सबसे ज़्यादा होती है एंड समर सीजन में भी. राइट, देयर मे बी सम स्नोफॉल ड्यूरिंग विंटर. और क्या होता है, कभी कभी समर सीजन में भी हमें या फिर विंटर सीजन में भी हमें क्या देखने को मिलती है? स्नोफॉल देखने को मिलती है. द मिसिसिपी एंड द मिसूरी रिवर्स फ्लो थ्रू दी प्रेरीज. अगर हम रिवर्स की बात करें तो एक मिसिसिपी रिवर है और एक मिसूरी रिवर है. ये दोनों ही हमारी प्रेरीज के अंदर फ्लो होती हैं. राइट चिल्ड्रन, now we will read about the natural vegetation part. The natural vegetation is primarily characterized by the growth of grasses. जितनी भी ज़्यादातर ग्रास होती है वो वहाँ पर बहुत अच्छे से ग्रो होती हैं. As the rainfall is low and winters are cold. जैसा हमने देखा कि वहाँ पर जो रेनफॉल होता है वो बहुत ही कम होता है और वहाँ के विंटर्स बहुत ज़्यादा कोल्ड होते हैं. There are hardly any tree और बहुत ही कम ट्री देखने को वहाँ पर मिलते हैं. But in some places the grasses grow about 6 feet in height. अगर हम ग्रास की बात करें तो जितना भी हमारा 6 फीट से ऊंचा एरिया होता है वहाँ पर वो अच्छे से ग्रो हो पाती हैं. The color of the grasses changes according to season. और जैसे जैसे सीजन्स चेंज होते हैं तो वहाँ की ग्रास का कलर भी चेंज होता जाता है. It is green in summer and turns brown in autumn. समर में जो हमारी ग्रास होती है वो ग्रीन होती है और ऑटम में उसका कलर ब्राउन हो जाता है. Now we will see animal life there. Earlier, when the European settlers did not come to the prairie region,
हर्ड्स ऑफ द बाइसन्स रोम्ड फ्रीली हेयर। जब तक क्या हुआ था, जितने भी हमारे यूरोपियन पीपल थे वो हमारे प्रेरी रीजन में सेटल नहीं हुए थे, तब तक क्या था, जितने भी हमारे हर्ड्स ऑफ बीसन्स होते हैं, बाइसन्स यू कैन सी हेयर, इट इज़ अ काइंड ऑफ एनिमल, ओके। तो बाइसन जो होता है उनका एक हर्ड था, एक झुंड था, वो यहाँ पर फ्रीली इधर से उधर घूमते रहते थे। बट दे वर हंटेड, और अगर उन्हें कोई इधर उधर घूमते हुए देखता था तो उनका शिकार कर लिया जाता था। Herbivores like antelopes, wild asses and horses are abundant and they feed on the grass cover। अगर हम herbivores एनिमल की बात करें, जैसे कि wild asses है, antelope है, horses हैं, या फिर हमारे बाकी अदर एनिमल्स हैं जो herbivores होते हैं, तो वो अच्छी खासी क्वांटिटी में वहाँ देखने को मिल जाते थे, क्योंकि उनका जो सर्वाइवल था वो ग्रास पर डिपेंड करता था। देयर आर अ नंबर ऑफ वेराइटीज़ ऑफ बर्ड्स, हमें बहुत सारी बर्ड की वेराइटीज़ भी देखने को मिलती थी, एंड इंसेक्ट्स सम ऑफ विच पोज अ थ्रेट टू कल्टिवेटेड लैंड, और बहुत सारे टाइप के इंसेक्ट्स भी हमें देखने को मिलते थे जो कि हमारे लैंड कल्टिवेशन में हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते थे। राइट चिल्ड्रन, आई होप यू गॉट इट टिल नाउ। नाउ वी विल मूव अहेड विद पीपल एंड देयर वे ऑफ लाइफ टॉपिक। अब हम पढ़ेंगे किस तरह के लोग वहाँ पर रहते थे और उनका रहन सहन किस तरीके से होता था। द नेटिव ऑफ दिस रीजन वर रेड इंडियंस। अगर हम नेटिव की बात करें तो जितने भी वहाँ के लोग थे वो रेड इंडियंस कहलाते थे। हु रोम्ड अराउंड एज हंटर्स, जो इधर से उधर शिकारियों की तरह घूमते रहते थे। बट विद द कमिंग ऑफ यूरोपियन बोथ द रेसेस हैव मिक्सड अप, लेकिन जैसे जैसे यूरोपियन पीपल की वहाँ पर एंट्री हुई तो उन दोनों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की रेस चालू हो गई। द फर्स्ट सेटलर्स फ्रॉम यूरोपियन लिव्ड अ नोमैडिक लाइफ। अगर हम यूरोपियन पीपल की बात करें तो वो एक नोमैडिक लाइफ जीते थे। लेटर दे क्लियर्ड मच ऑफ द रीजन फॉर एग्रीकल्चर। जब तक कि उनका टाइम आया यूरोपियंस का एंट्री करने का, तो क्या हो चुका था, वो एग्रीकल्चर के लिए अपने ज़्यादातर एरिया को क्लियर कर चुके थे। राइट, वेरी बिग फार्म्स कैन बी सीन है, और बड़े बड़े आपको फार्म्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। मोस्ट ऑफ देम स्ट्रेच थाउजेंड्स ऑफ एकड़। उन्होंने क्या किया, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने थाउजेंड्स ऑफ एकड़ ज़मीन को एग्रीकल्चर के लिए क्लीन कर दिया था। फार्मिंग एंड कैटल रियरिंग आर द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल हु हैव सेटल्ड हेयर। जितने भी लोग थे तो उनका जो मेन ऑक्यूपेशन था या तो वो फार्मिंग करना था या फिर एनिमल्स को पालना था। राइट, बिकॉज ऑफ वेरी बिग फार्म्स एंड शॉर्टेज ऑफ लेबर, ऑलमोस्ट ऑल द फार्म वर्क इज डन विद द हेल्प ऑफ मशीन। और लेबरर्स की कमी होने की वजह से जब बड़े बड़े फार्म्स को प्लो करना होता था या फिर इरिगेशन करना होता था तो मशीन्स की हेल्प ली जाती थी, क्योंकि लेबर्स के लिए इतना ज़्यादा वर्क करना पॉसिबल नहीं था। द पीपल यूज ट्रैक्टर्स टू प्लो देयर फील्ड्स। लोग अपने फील्ड्स को या खेत को जुताई करने के लिए या फिर प्लो करने के लिए क्या यूज़ करते थे, ट्रैक्टर्स का यूज़ करते थे। दे यूज स्पेशल मशीन्स कॉल्ड ड्रिल्स फॉर सोइंग सीड्स, और बीज बोने के लिए उन्हें ड्रिल मशीन्स का यूज़ करना पड़ता था। बिसाइड सोइंग सीड्स, द मशीन्स पुट फर्टिलाइजर्स इन furrows and then cover seeds all in one। क्या करते थे, और सीड बोने के साथ साथ वो मशीन्स का यूज़ भी अपने फर्टिलाइजर्स की तरह करते थे, और जिससे कि उनके जो सीड्स हैं वो बहुत अच्छे से ग्राउंड में कवर हो जाएं। एट द टाइम ऑफ वीट हार्वेस्ट, और जब वो वीट की हार्वेस्टिंग, गेहूं की फसल की हार्वेस्टिंग करते थे, पीपल यूज़ कंबाइन हार्वेस्टर्स। तो वो क्या यूज़ करते थे, कंबाइन हार्वेस्टर्स का यूज़ करते थे। कंबाइन हार्वेस्टर विच नीड्स ओनली वन पर्सन टू ड्राइव इट। और अगर हम कंबाइन हार्वेस्टर की बात करें तो उसमें क्या होता है, हमें एक पर्सन को उसे ड्राइव करने की नीड होती है। नॉट ओनली कट्स द वीट, और बल्कि वो ना ही कि वीट्स का को कट करते थे, एंड गैदर्स इट, उसको गैदर भी करते थे, बट ऑल्सो थ्रैशेज इट, और उसको क्लीन भी करते थे, थ्रैश भी करते थे, जितना भी उसका गार्बेज वाला पार्ट होता था उसको क्लियर भी करते थे। एंड पोर्स इट इनटू सैक्स, और उसको सैक्स में जितने भी हमारे क्या बोलते हैं सामान रखने का जो भी है, जैसे वीट को रखा जाता है, राइस की फसल को रखा जाता है, तो उन सैक्स में भरने का काम भी उन मशीन्स का ही होता था। एट दैट द मैन हैज़ टू डू इट टू कीप द कंबाइन हार्वेस्टर, और इसीलिए पूरा टाइम उन्हें कंबाइन हार्वेस्टर का यूज़ करना पड़ता था। एंड देन टाई अप द सैक्स एज दे आर फिल्ड विद वीट, और जैसे ही हमारे सैक्स वीट से फिल्ड हो जाते थे
तो उसे उनको पैक करके अच्छे से रखना होता था। राइट चिल्ड्रन, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर। Right, the main crops grown here are wheat, maize, barley, oats, potatoes and cotton। अगर हम बात करें जब वो फिल हो जाते थे तो यहाँ पर जो मेन क्रॉप्स होती थी वो कौन सी होती थी, या तो वो व्हीट ग्रो करते थे या फिर मेज, बार्ले, ओट्स, पोटैटो एंड कॉटन, इन सब क्रॉप्स को वो ग्रो करते थे। बट व्हीट इज़ द मोस्ट वाइड स्प्रेड क्रॉप कल्टिवेटेड हेयर। लेकिन अगर हम सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाली फसल की बात करें तो वो होती थी व्हीट। दिस रीजन इज़ नोन एज द व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। और हम इस रीजन को किस नेम से जानते हैं, व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। मैनी फार्मर स्पेशली ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ दिस रीजन रियर कैटल। और अगर हम ज़्यादातर बात करें जितना भी हमारा इसका वेस्टर्न पार्ट होता था तो जितने भी फार्मर्स होते थे वो पशुपालन किया करते थे। दे रियर कैटल फॉर मिल्क एंड इट्स वेरियस प्रोडक्ट्स। और क्या होता था, जितने भी वो पशुओं का पालन करते थे उनसे उनको मिल्क मिलता था और मिल्क से बने हुए काफ़ी और अदर प्रोडक्ट्स भी मिलते थे। द कैटल आर ग्रेज्ड ऑन द ओपन ग्रास लैंड्स विच आर कॉल्ड रेंचेस। उनको हम क्या कहते थे, रेंचेस कहा जाता था। राइट चिल्ड्रन, मशीन्स आर यूज्ड फॉर slaughtering of animals, packing of meat, milking of dairy cows, processing of milk and shearing of sheep। इन सब कामों के लिए हम मशीन्स का ही यूज़ करते थे। The prairies supply the food needs of the world with exports of wheat, beef, mutton and dairy products। अगर हम बात करें प्रेरीज की तो प्रेरीज का वर्क होता था पूरे वर्ल्ड को वीट का एक्सपोर्ट करना, बीफ का एक्सपोर्ट करना, मटन एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, एंड दीज ऑल आर टाइप ऑफ flesh of other animals like beef and mutton। Right children? Thus more people of prairies are turning to big cities for work in factories। और यही रीज़न है कि वहाँ के जितने भी ज़्यादा लोग हैं प्रेरीज में रहने वाले वो क्या कर रहे हैं, बड़ी बड़ी सिटीज़ में जाकर फैक्ट्रीज़ में वर्क करते हैं। The standard of living of people of prairies is quite high। और उनका जो living of standard है वो बहुत ही ज़्यादा high हो चुका है। Most of the people have modern comforts like convenience, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, टेलीफोन फैसिलिटीज़ एक्सेट्रा। और अगर हम उनके कंफर्ट्स की बात करें तो वहाँ पर कन्वेंस भी है आजकल, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स भी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं और टेलीफोन फैसिलिटी भी वहाँ पर अवेलेबल है। देयर इज़ अ गुड सिस्टम ऑफ एजुकेशन। और वहाँ पर एजुकेशन का एक बहुत ही अच्छा सिस्टम देखने को मिलता है। एज द पीपल ऑफ प्रेरीज आर यूरोपियन सेटलर्स दे वियर क्लोथ्स लाइक दोज ऑफ द पीपल ऑफ यूरोप। और अगर हम यूरोपियन या फिर प्रेरीज पीपल की बात करें तो उनका जो वियरिंग वे होता है क्लोथ्स का वो कैसा होता है, दे वियर द क्लोथ्स लाइक पीपल ऑफ यूरोपियन। वो बहुत ही एक अच्छे हाई स्टैंडर्ड क्लोथिंग वियर करते हैं। देयर स्टेपल फूड इज़ ब्रेड मेड ऑफ व्हीट फ्लोर। और उनका जो स्टेपल फूड होता है विच इज़ कॉमनली यूज बाय पीपल, इट इज़ ब्रेड मेड ऑफ व्हीट फ्लोर एंड मीट। जो किससे बना होता है, व्हीट फ्लोर और मीट से बना होता है। दे ऑल्सो इन्जॉय ईटिंग वेजिटेबल्स, बटर एंड चीज़। और वो क्या क्या खाना पसंद करते हैं, दे इन्जॉय ईटिंग वेजिटेबल्स, बटर एंड चीज़। राइट चिल्ड्रन, सो आई होप यू गॉट द टॉपिक। नाउ लेट्स कम to the quick recap of the chapter and then we will go for the book exercise of this chapter, right? The temperate grasslands are known by different names in different region in the world। पूरे वर्ल्ड में different names से जाना जाता है। The prairies are the treeless grasslands of North America। जितना भी हमारा नॉर्थ अमेरिका का ग्रासलैंड होता है वो बहुत ही ट्रीलेस होता है, वहाँ पर कोई ट्री देखने को नहीं मिलता है। The prairies are important farming regions of the world। जितनी भी हमारी प्रेरीज होती हैं वो हमारे वर्ल्ड में फार्मिंग रीजन के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। टू बिग रिवर्स द मिसिसिपी एंड द मिजोरी फ्लोइंग थ्रू द प्रेरीज प्रोवाइड वाटर फॉर एग्रीकल्चर। और अगर हम एग्रीकल्चर की इरिगेशन की बात करें तो हम मिसिसिपी और मिजोरी रिवर्स के वाटर का यूज़ करते हैं। दोज आर वेरी बिग रिवर्स। In the prairies, most of the framework from sowing to storing is done with the help of machines। और अगर हम प्रेरीज की बात करें तो बीज लगाने से फसल काटने तक
हम मशीन्स का यूज़ करते हैं। द कैटल आर रियर्ड मेनली फॉर बीफ एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। जितना भी हमारा कैटल या पशुपालन किया जाता है वो या तो बीफ के लिए, उनके मीट के लिए किया जाता है, या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए किया जाता है। द मेन क्रॉप्स ग्रोन इन द प्रेरीज आर व्हीट, बार्ले, ओट्स एंड ग्रासेस। तो ये सारी चीज़ें हम किया जाता है, इनका वहाँ पर बहुत अच्छे से ग्रोइंग की जाती है। राइट चिल्ड्रन, नाउ वी विल ट्राई टू सॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। नाउ चेक योर प्रोग्रेस, हाउ मच यू गॉट दिस फ्रॉम द चैप्टर। We will read with the first option here. The temperate grassland have dash rainfall. जो temperate हमारे grassland होते हैं वहाँ पर rainfall कैसा होता है? heavy rainfall होता है, moderate होता है, या फिर little होता है? तो answer will be little. The prairies are treeless grasslands of. और किस तरह के grassland में tree देखने को नहीं मिलते हैं? So the answer will be North America. In prairies the color of grass is dash in some summer. और समर में किस तरह की ग्रास हमें प्रेरीज में देखने को मिलती हैं? सो द आंसर विल बी ग्रीन। रेस्ट बोथ ऑफ द ऑप्शन यू हैव टू डू बाय योर ओन। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद द फिल इन द ब्लैंक्स ऑप्शन। द टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैव डैश टेम्परेचर। जो हमारे टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं वहाँ का टेम्परेचर कैसा होता है? इज इट लो और हाई, या फिर कैसा टेम्परेचर होता है? तो टेम्परेचर विल बी लो देयर। द प्रेरीज हैव अ डैश क्लाइमेट। और जितनी भी हमारी प्रेरीज होती हैं तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है? सो द क्लाइमेट इज ड्राई बिकॉज ड्यू टू लिटिल रेनफॉल। राइट चिल्ड्रन, नाउ इन द प्रेरीज मोस्ट ऑफ द फ्रेम वर्क इज डन बाय। जितना भी फार्म वर्क होता है प्रेरीज के अंदर वो किसके द्वारा किया जाता है? इट इज डन बाय मशीन। सो द आंसर विल बी मशीन्स। Rest of both the options you have to do by your own, and more exercises are also given like true false there. We will discuss only 2 more and then you have to go for the match the following and the question answers given in this chapter. Right children, we will discuss only 2 true or 3 true false over here. The treeless grasslands of North America are known as prairies. So is it true or false statement children? तो एज वी हैव रेड इन द चैप्टर, जितना भी हमारा नॉर्थ अमेरिका का ट्रीलेस ग्रासलैंड होता है दैट इज प्रेयरी। सो द आंसर विल बी ट्रू। द प्रेयरीज आर पॉपुलरली कॉल्ड द लैंड ऑफ एप्पल्स बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। क्या हम उन्हें लैंड ऑफ एप्पल बास्केट्स कहते हैं? नो, द आंसर विल बी फॉल्स हेयर। True false we have covered in this chapter. Now remaining 3 parts you have to do by your own. Here matching are also given that you have to attempt and the question answers of this chapter. Thanks for watching this video.